हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और चैप्टर 9 हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। आज का ये पहला लेक्चर है और इसका जो चैप्टर 9 तक का प्लेलिस्ट है अलग से बना है। अभी चैप्टर 6 पढ़ाया था मैंने, चैप्टर 7 और 8 अभी बाकी है। ठीक है, वो मैं आपको जल्द ही कंप्लीट करा दूंगा। और आज फिलहाल चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 9 का नाम है बच्चों उप सहसंयोजी रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। और भैया हमारा कार्ब धात्विक यौगिक, क्या कार्ब धात्विक यौगिक, मतलब इस चैप्टर में आपको उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि इस चैप्टर से क्या मैक्सिमम आता है, तो हर वर्ष इससे आयुपेशी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर से यदि आप आयुपेशी नामकरण पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि अथवा में आयुपेशी नोमेनक्लेचर से पूछ ही दिया जाता है। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर आयुपेशी नामकरण जो हमारे गाइड में है उसको हम पढ़ लेते हैं, उतने में काम हो जाएगा। ऐसा नहीं, आयुपेशी नामकरण के पूरा कंप्लीट मेथड, मतलब जितना विधि है, अब उस विधि को पढ़ते समय उसमें कई सारे शब्दावली आएंगे। जैसे संलग्नी लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार, उपसहसंयोजी क्षेत्र क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक क्या है, द्विक लवण क्या है, संकुल लवण क्या है, ये सब कुछ उनमें उनके ही अंतर्गत परिभाषाएं आती है। तो ये छोटी छोटी परिभाषाओं को भी पढ़ना पड़ेगा। एक एक अंक दो दो अंक में पूछ दिया जाता है। आप फिर इधर उधर गोल मटोल बातें करते हो कि सर हमने ऐसा पढ़ा था, आपने बोला था। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं उतना तो आप तैयार ही करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका परिचय थोड़ा सा कि ये जो हमारा उपसहसंयोजी रसायन है या कार्ब धात्विक यौगिक है या भैया द्विक लवण या संकुल लवण या उपसहसंयोजी यौगिक है, ये कैसे बनते हैं बच्चों। तो यहां पर देखो, मुख्य रूप से इस चैप्टर में लवण का ही अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो यहां पर लवण का जो निर्माण होगा उसमें द्विक लवण और या उपसहसंयोजी लवण या हम संकुल लवण या उपसहसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। इसमें बताया गया भाई साहब कुछ पृष्ठभूमि में कि जब दो या दो से अधिक लवणों को, जैसे मैं मान लेता हूं KCl है, ये KCl है, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक लवण जैसे MgCl2 है, इन लवणों को आपस में मिला करके जल में घोलते हैं। जैसे इसमें जल के 6 अणु लेते हैं, 6H2O, जल में घोलते हैं और घोलने के बाद क्रिस्टलन करते हैं कि क्रिस्टल की अवस्था में बदल जाए, तो हमें एक नया यौगिक मिलता है KCl। एक हमारा यहाँ पे MgCl2 सीधा जोड़ दो और H2O है तो 6H2O कर दो, तो इसका जो नाम बना ये है बच्चों कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। तो ये बताया गया कि जब दो या दो से अधिक लवणों को, MgCl2 यहाँ पे, दो या दो से अधिक लवणों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला करके और उसे जल में घोल करके पुनः क्रिस्टल किया जाता है, तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, जिनके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ये जो हमारा कार्नेलाइट का एक क्रिस्टल प्राप्त होगा। तो इन यौगिकों को ही हम द्विक लवण या संकुल लवण के नाम से जानते हैं कि ये जो यौगिक है या तो द्विक लवण हो सकता है या तो संकुल लवण हो सकता है। ठीक है, जैसे मतलब और कई सारे मैं यहाँ पे बता दूं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बच्चों पोटास एलम, पोटास एलम पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सही है, और भैया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसको H2O का 24 अणु, तो फिर ये K2SO4, ठीक है, इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये हमारा फिट करी, क्या है, फिट करी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। तो हमने क्या किया बच्चों, इन यौगिकों को बनाने के लिए हमने दो यहाँ पर ले लिया लवण, इसको आपस में मिलाया और मिला करके जल में घोला, जल में घोला, फिर उसको क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, तो हमें मिल गया पोटास एलम। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। जो यौगिक मिलते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है कि ये जो इस प्रकार से यौगिक का निर्माण होता है, इन लवणों का निर्माण होता है, फलस्वरूप ये तो हो सकते हैं या तो द्विक लवण या तो संकुल लवण। संकुल लवण को ही बोलते हैं बच्चों उप सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, अब इनकी परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी कि द्विक लवण हम कैसे जानेंगे सर, संकुल लवण कैसे जानेंगे सर। तो ऐसे यौगिक या लवण जो जल में विलय करने पर
अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं उन्हें हम द्विक्लवण कहते हैं। इन यौगिकों के जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो यहां पर सेंटेंस सेट नहीं हो रहा है, सभी घटकों, यहां पर सभी घटकों होगा, सभी घटकों का, सभी घटकों के आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार से कभी कभी ना सेंटेंस सेट नहीं होता बच्चों, तो आपको फिर लिखने में भी दिक्कत हो सकता है। या सभी घटकों में आयनों का परीक्षण किया जा सकता है। कुल मिलाकर के द्विक्लवण का एक शाब्दिक परिभाषा लिखोगे कि ऐसे लवण जो जल में मिलाने पर अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, या ऐसे लवण जिनको जल में मिलाने पर अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं, अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं द्विक्लवण। क्या कहलाते हैं? द्विक्लवण। ज़्यादा परेशान मत होना, बहुत एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे हमने कहा कि हमारे पास है कार्नेलाइट KCl, क्या है KCl, और MgCl2, और इसमें 6H2O है। ये जल अपघटित होकर के अपने मूल यौगिक के रूप में टूट जाएगा, जिससे मिलकर बना है। यदि KCl है तो KCl अलग हो जाएगा, MgCl2 है ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो H2O है वो 6H2O अलग हो जाएगा। यदि हम इनके आयन की बात करेंगे तो आयन भी अलग हो सकता है। आयन कैसे अलग होगा? इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि आपका 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। Cl कितने बच्चों? 3 Cl है। कितने Cl यहाँ पर देखो? 3 Cl, तो 3 Cl निगेटिव हो जाएगा। Mg जो होता है Mg2 पॉजिटिव होता है, और 6H2O हो जाता है अलग। इस प्रकार से यानी एक ऐसे लवण या ऐसे लवण यौगिक या ऐसे यौगिक लवण जिन्हें जल में मिलाते हैं तो अपने अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं या अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्विक्लवण, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। बच्चों आपके पास एक क्या है? द्विक्लवण है जो कि टूटता है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है तो यहाँ पर 1 पॉजिटिव होता है, SO4 है 2 नेगेटिव होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव होता है बच्चों, तो 3 पॉजिटिव कर दो, और SO4 अपना जो भी जितने 3 और 1 4 अणु तो यहाँ पर लिख सकते हो 24H2O अलग हो गया। तो ये द्विक्लवण है। द्विक्लवण और कई सारे एग्जाम्पल जो मैंने कराया है उसका भी आप लोग लिख सकते हो कि ऐसे यौगिक या लवण जिन्हें जल में विलय करने पर, या कि जो जल में विलय होकर के अपने अवयवी यौगिक में या अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं, उन्हें हम द्विक्लवण कहते हैं। सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों संकुल लवण या उपसहसंयोजी यौगिक। तो इसमें ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने सभी घटकों का परीक्षण नहीं देते, अर्थात जलीय विलयन में सभी घटक के आयन के रूप में टूटकर अलग नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं संकुल लवण। बिल्कुल सिंपल है परिभाषा। द्विक्लवण में हमने कहा कि भाई साहब जल में मिलाने पर इनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है, अपने अवयवी घटकों में टूट सकते हैं, अपने अवयवी आयनों में टूट सकते हैं, लेकिन वहीं पे जब उपसहसंयोजी यौगिक की बात आती है या संकुल लवण की बात आती है या तो संकुल यौगिक की बात आती है बच्चों, तो ये जो है जलीय विलयन में अपने घटकों में परीक्षण नहीं देते, अर्थात अपने अवयवी आयनों में या अपने अवयवी घटकों में नहीं टूटते। सिंपल है और कुछ भी नहीं है। इनके बच्चों 3 प्रकार होते हैं, एक धनायनिक संकुल, एक ऋणायनिक संकुल और एक उदासीन संकुल। धनायनिक संकुल का मतलब ये होता है कि जो भी उपसहसंयोजी यौगिक है इनमें धनात्मक आयन हो, यानी संकुल आयन जब धनात्मक आवेश का होता है तो वो बच्चों धनायनिक संकुल कहलाता है। अब आप कहोगे सर इनका नाम ओम कैसे होगा? अरे बिल्कुल चिंता ना करो, थोड़ा सा वेट करो भैया, 1-2 वीडियो के बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर बिल्कुल दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बट आप पढ़ना बस हो गया। ये नामकरण ना कोई कठिन चीजें नहीं है। लोग बता देते हैं कि IUPAC नाम इतना कठिन है कि कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आसानी से सीखेंगे। अभी फिलहाल समझ लो कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं, जिनको जल में मिलाने से अपने आयन में नहीं टूटते, अपने अवयवी घटकों में नहीं टूटते, वो संकुल लवण या संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। यदि संकुल आयन में धनात्मक आवेश है तो धनायनिक संकुल कहलाएगा, यदि संकुल आयन में ऋणात्मक आवेश है या ऋणावेशित है तो वो भैया वो ऋणायनिक संकुल कहलाएगा। लेकिन यदि उसमें कोई आवेश ही नहीं है, बढ़िया सा
किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो वो उदासीन संकुल कहला जाता है। कितना सिंपल परिभाषा है कि नहीं। धनायनिक संकुल जिनमें धनात्मक आवेश यानी कोई भी संकुल आयन वो धनात्मक के रूप में है, वो धनायनिक संकुल कहलाएगा। यदि भैया ऋणात्मक के रूप में है, उसमें ऋण आवेश है, वो ऋणायनिक संकुल कहलाएगा। उदासीन संकुल यदि उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है तो फिर वो उदासीन संकुल कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। यदि आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि उपसहसंयोजी रसायन क्या है, भाई आकर्मक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। क्योंकि चैप्टर का हमने स्टार्टअप में नाम ही बताया था कि इस चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजी रसायन एवं कार्बधात्विक यौगिक, और हमने आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में केवल और केवल आप उपसहसंयोजी यौगिक से संबंधित ही अध्ययन करोगे। तो भाई साहब रसायन जुड़ा है तो भाई ये क्या है, आकर्मक रसायन की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों को कई सारे परिभाषाएं मिलती है, इसी प्रकार फिजिक्स में भी मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, हर चैप्टर में मिल जाता है। आज इस चैप्टर में भी उपसहसंयोजी रसायन यानी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपसहसंयोजी रसायन। चलिए आज का जो मेन टास्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। बिल्कुल एनुअल एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भैया क्वेश्चन यहां से दो प्रकार का बन जाता है। एक तो पहले आता है द्विक लवण या संकुल लवण किसे कहते हैं समझाइए। तो आप दो दो लाइन का परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपका वो कहला जाता है द्विक लवण या संकुल लवण की परिभाषा। कभी भी यदि परिभाषा एक नंबर में पूछ दिया जाए तो भैया केवल परिभाषा लिख दो, लेकिन यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण लिखना अति आवश्यक हो जाता है। ध्यान रहे यदि एग्जाम में केवल द्विक लवण की परिभाषा पूछी जाए तो आप केवल उसकी परिभाषा लिख दो कि एक ऐसे लवण जिन्हें जल में मिलाने पर वो अपने अवयवी घटकों में विभोजित नहीं होते, अपने अवयवी घटकों में टूटते नहीं है, सॉरी टूट जाते हैं यार, मैंने तो संकुल की परिभाषा बता दिया। ऐसे लवण जिनको हम जल में मिलाते हैं तो वो अपने अवयवी घटकों में टूट जाते हैं, अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। यदि 2 नंबर में पूछा जाए तो एक परिभाषा उसके साथ एक उदाहरण। संकुल यौगिक की यदि बात कर ली जाए तो भाई संकुल यौगिक के जो मतलब लवण हैं तो वो जल में मिलाने पर अपने अवयवी घटकों में नहीं टूटते, सिंपल है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिख देना। तो अब बात कर लेते हैं अंतर की बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक अंतर ये मिलेगा कि जल में मिलाते हैं, पहला अंतर भी लिख सकते हो कि द्विक लवण को यदि हम जल में मिलाते हैं तो अपने अवयवी घटकों में या मूल आयनों में वियोजित हो जाता है, और संकुल यौगिक जो है मूल आयन में वियोजित नहीं होता बच्चों। ठीक, अब हमने कहा था कि समान परिचय में बताया कि भाई 2 लवणों को जब एक निश्चित अनुपात में मिला करके जल में घोला जाता है, फिर क्रिस्टलन किया जाता है, उसे क्रिस्टल में परिवर्तित किया जाता है, तब हमें निम्न प्रकार के लवण मिलते हैं। वो हो सकते हैं द्विक लवण या तो बच्चों संकुल लवण या संकुल यौगिक। तो जो द्विक लवण होता है उसमें भी हम 2 लवण को मिलाएंगे तो उनका जो आणविक अनुपात होता है भैया एक फिक्स होता है, यानी समान आणविक अनुपात में वो होते हैं। ये वहीं पे यदि हम संकुल यौगिक की बात कर लेते हैं तो इन जो अभी सरल लवण हैं जिनसे संकुल यौगिक का निर्माण होता है, देखो जैसे KCl ले लिया हमने, ये सरल लवण है, MgCl2 ले लिया, ये सरल लवण है, K2SO4 ले लिया, ये सरल लवण है, मतलब एक छोटे से यौगिक का निर्माण हुआ। इससे जब योग हुआ, 2 लवण आपस में मिले, भाई क्रिस्टल का निर्माण किए, तब ये द्विक लवण या संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो द्विक लवण में समानता जो सरल लवण है आपस में मिलते हैं, ये समान आणविक अनुपात में होते हैं, फिक्स अनुपात होता है। लेकिन जो संकुल यौगिक में है यह जरूरी नहीं है कि समान आणविक अनुपात में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है। ठीक, चलिए द्विक लवण क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, हमेशा क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा संकुल यौगिक है या संकुल लवण है ये क्रिस्टल अवस्था में भी पाया जा सकता है और बच्चों विलयन की अवस्था में भी पाया जा सकता है। आपने स्टार्टअप में ही पढ़ा है कि भाई साहब 2 लवणों को आपस में मिला करके जल में घोल करके उसका क्रिस्टलन करते हैं तो हमें क्रिस्टल जो प्राप्त होता है वो तो द्विक लवण हो सकता है या संकुल यौगिक। तो द्विक लवण हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाएगा, लेकिन जो संकुल यौगिक है बच्चों क्रिस्टल में भी और विलयन अवस्था में पाया जा सकता है, दोनों अवस्था में पाया जा सकता है।
उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। ये आयनिक यौगिक होते हैं, आयन के रूप में पाए जाते हैं द्विक लवण, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो इनके सारे अवयवी आयन अपने अपने मूल आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये आयनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई साहब उदासीन भी होता है, इसलिए भैया आयनिक भी हो सकता है और आयनिक नहीं भी हो सकता। यह सबसे बढ़िया अंतर कि जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जब इनको हम मिलाते हैं जल में तो अपने मूल आयनों में टूट जाते हैं बच्चों। यदि वहीं पे हम संकुल यौगिक की बात करते हैं तो इनको हम जल में मिलाते हैं तो अपने मूल आयनों में नाम मात्र का टूटता है, सभी आयन अलग हो यह निश्चित नहीं होता। आगे देखो, द्विक लवण के गुण जो है मूल यौगिकों के समान ही होता है। जैसे KCl MgCl से बना कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट का गुण लगभग जिससे मिलकर बना है उसी के जैसे होगा, लेकिन बच्चों इनमें काफी भिन्नता पाई जाती है। अब 4 अंतर तैयार करना, यहाँ पे 6 अंतर हो गए। द्विक लवण में धातु आयन की समान संयोजकता होती है, जबकि संकुल में धातु आयन की समान संयोजकता के साथ साथ विशिष्ट समन्वयन संख्या होती है। और समन्वयन संख्या निकालने को हम आपको सिखाएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में, चाहे वो 1 घंटे में रहे बच्चों क्लास, चाहे 2 घंटे में लगे, लेकिन संपूर्ण IUPAC नोमेनक्लेचर का क्लास मात्र एक ही लेक्चर में आपको कराया जाएगा, ताकि आप लोग भटकेंगे नहीं और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अंतर जरूर तैयार कर लेना, किसी भी दम पे आपको अंतर तैयार करना है। एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल कराया मैंने। द्विक लवण में लिख देना पोटासियम या फिटकरी या कार्नेलाइट। इसमें मैंने आपको जो यहाँ पर संकुल यौगिक को कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, एक तो इसको लिख दो या इसको लिख दो, कोई भी एक लिख लो, ठीक है। अब इनका बढ़िया नामकरण मैं आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर में, हो सकता है या कि 1-2 लेक्चर बाद आपको विधिवत पूरा कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर एक ही लेक्चर में उम्मीद करूंगा कि आपको मिल जाए। ओके बच्चों, आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।